गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इनकम टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर और उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले बात करते हैं हम उसकी इनकम की। इनकम क्या होती है? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसकी कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं दी गई है, परंतु उसके संदर्भ में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं कि किन किन चीज़ों को हम आय में शामिल कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर 5 हेड बनाए हैं। कितने हेड्स ऑफ इनकम है इसके अंदर? 5। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब जब बात करते हैं हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो एक कर्मचारी को अपने ओनर मीन्स मालिक की ओर से मौद्रिक और अमौद्रिक मीन्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रूप में जो भी रिसिप्ट होता है वो सब क्या कहलाएगा? आपका इनकम कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी, बोनस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सैलरी, ये सब किस रूप में मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको मॉनेटरी के रूप में मीन्स मौद्रिक रूप में। परंतु जब बात करते हैं यहाँ पर हम नॉन मॉनेटरी की, तो यहाँ पर जैसे हाउस रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए मकान की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके गैर मौद्रिक मीन्स नॉन मॉनेटरी। ठीक है ना। अब इसमें कौन सी इनकम को और शामिल कर सकते हैं? तो आफ्टर रिटायरमेंट जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको यहाँ पर पेंशन, ग्रेजुटी फंड भी मिलता है, तो वो भी किसका पार्ट होगा? वो होगा आपका इनकम का एक पार्ट। ओके। सेकंड, कुछ ऐसे परक्यूसाइट्स में सुविधाएं होती हैं जो सैलरी का एक पार्ट होती हैं, और सुविधाएं जो होती हैं ये हमेशा गैर मौद्रिक होती हैं मीन्स नॉन मॉनेटरी होती हैं। ओके। अब इसमें सुविधाओं में क्या ले सकते हैं? तो देखिए, जैसे हमने बोला यहाँ पर कि नियोक्ता द्वारा निःशुल्क आवास सुविधा, फ्री अकोमोडेशन हो बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर कार की फैसिलिटीज़, ठीक है ना, नौकरों की सुविधाएँ और शिक्षा की सुविधाएँ, कर्मचारियों के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान। दायित्व का भुगतान मीन्स जो एम्प्लॉई अगर उसकी कोई लाइबिलिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल उसे अगर अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है और इंश्योरेंस प्रीमियम वो एम्प्लॉय पे ना करके अगर उसका एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो भी क्या माना जाएगा? एक प्रकार की सुविधा माना जाएगी, और ये सुविधा भी किसका पार्ट हो जाएगा? उसकी सैलरी का। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? उसका एक इनकम की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, जब बात करते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भाई मकान संपत्ति से कैसे आय अर्जित होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई मकान है और उस मकान को अगर मैं रेंट पे दे देता हूँ, तो वो जो रेंट मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। परंतु इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्स फ्री होगी। अगर मेरे पास 3 मकान हैं तो 2 मकान की इनकम क्या होगी? यहाँ पर मेरे लिए टैक्स फ्री होगी, बट एक मकान की इनकम क्या होगी? मेरे लिए टैक्सेबल होगी। सेकंड, इसमें एक कंडीशन ये आ रही है कि जो 2 मकान मेरे लिए टैक्स फ्री होंगे, पर अगर उन मकानों के लिए मैंने कोई लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो एक सीमा तक क्या होगा? आपके लिए कटौती योग्य होगा मीन्स डिडक्टेबल होगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए अगर कोई मैंने मकान इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई लोन लिया और लोन का जो ब्याज चुका रहा हूँ आ रहा है 40,000 रुपये और लिमिट बनती है इसकी कितनी? 30,000 रुपये। तो जो इंटरेस्ट है वो 30,000 रुपये तक डिडक्टेबल रहेगा, बट जो 10,000 जो आएगा वो क्या रहेगा? मेरे यहाँ पर टैक्सेबल इनकम में आएगा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय या अपने पेशे से अगर कोई आय अर्जित होती है तो किस हेड में जाएगी? हो जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कौन होते हैं? ये व्यक्ति होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। इनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जाएगी किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में। और अगर जो बिजनेसमैन होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनके अगर कोई इनकम जनरेट होगी वो क्या में जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि कौन कौन सी इनकम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी इनकम इसमें आ सकती हैं। तो जैसे इसमें बोला उन्होंने कि वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय, अगर हम किसी से हम कोई वस्तु को क्रय करते हैं, इस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, या अगर हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में जो इनकम जनरेट होगी वो किसका हिस्सा माना जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का, और वो क्या माना जाएगा? आपकी आय मानी जाएगी। ये आपको मौद्रिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आ रहा है
वितरण आदि से होने वाले लाभ, व्यापारिक संपत्ति क्रय विक्रय से लाभ, अगर आपके पास बिजनेस असेट्स से अगर आप उसको सेल करते हैं, परचेस करते हैं, उससे अगर कोई इनकम होती है तो कौन साइड में जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। कंपनसेशन, अगर आपको कोई क्षतिपूर्ति मिली है तो किस साइड में जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अगर आपके कोई पुराने डूबत ऋण है, मीन्स अगर आपके ओल्ड बैड डेब्ट्स हैं और अगर वो रिकवर्ड होते हैं तो वो भी किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्राप्त वेतन, बोनस आदि, कमीशन, ब्याज, ये भी सब किसका पार्ट होगा? आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का। नेक्स्ट चौथा हेड जो आ रहा है वो आ रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसे आपके पास कोई असेट्स है और असेट्स कौन सी है? फिक्स नेचर की। अगर हम उसको सेल आउट करते हैं, सेल करने पर उस पर जो हमको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। भूमि, भवन, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, सिक्योरिटीज़, मशीनरीज, गोल्ड और सिल्वर आदि पूंजी संपत्तियों के विक्रय अथवा हस्तांतरण से होने वाला लाभ। अगर आपके पास जो असेट्स हैं, अगर आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं या सेल करते हैं और इससे अगर आपको इनकम जनरेट होती है तो इनकम क्या मानी जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मानी जाएगी। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन चारों हेड को छोड़ के, इन चारों हेड के अलावा अगर आपके पास कोई इनकम जनरेट होती है तो कौन से हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको रॉयल्टी मिल रहा है, अगर आपको लॉटरी मिला है, आपने क्रॉसवर्ड्स अगर आपने खेले हैं उसमें अगर आप क्रॉसवर्ड पजल्स हैं उससे अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है, वो सब किसका हिस्सा माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का माना जाएगा। इस प्रकार इनकम शब्द एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसके अंतर्गत वे सभी प्राप्ति एवं लाभ आय की श्रेणी में आते हैं जो इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आय के रूप में माने जाएंगे। मीन्स वो सारी इनकम्स आय मानी जाएगी जो इस प्रोविजंस के अंतर्गत आते हों। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें इसके फीचर्स क्या हो, इसके फीचर्स पर डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स आ रहा है यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम या फॉर्म ऑफ इनकम बोल सकते हैं। आयकर की दृष्टि से जो मौद्रिक और अमौद्रिक रूप से हमें प्राप्ति होती है, मीन्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रूप में जो हमें रिसीव होता है वो सब क्या माना जाएगा? आपका इनकम माना जाएगा। जिससे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था सैलरी हेड के अंदर कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने ओनर से अगर रिसीव करता है तो सैलरी होता है, और सैलरी किस फॉर्म में होता है? वो होता है मॉनेटरी फॉर्म में। बट अगर ओनर की ओर से उसको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे रहने के लिए मकान दे दिया गया, कैंटीन की सुविधा दे दी गई, तो ये सब क्या कहलाएंगी? आपकी नॉन मॉनेटरी इनकम कहलाएंगी और ये इनकम के रूप में मानी जाएंगी। सेकंड आ रहा है यहाँ पर लीगल वर्सेस इलीगल। इनकम किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, समस्त प्रकार की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि यदि कोई डाकू डाका डालकर आय कमाता है, मीन्स अगर वो कोई इनकम जनरेट करता है डाका डाल के, तो आयकर विभाग ऐसी अवैध आय पर भी कर लेने से इनकार नहीं करेगा। मतलब वो भी क्या मान रहे हैं कि अगर उसने डाका डाल के अगर कोई इनकम जनरेट करी है तो वो है तो नेचर में इलीगल, पर तो उस इलीगल इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या ले सकता है? उससे टैक्स ले सकता है, क्योंकि विथ पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट रेगुलरिटी इन इनकम, आय की प्राप्ति। ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी इनकम आपकी रेगुलर हो या स्थायी रूप से प्राप्त हो, ठीक है ना, एक मुश्त हो या किस्तों में, ये नियमित या अनियमित, स्थायी या अस्थायी, किसी प्रकार से प्राप्त हो, वो आय मानी जाएगी। मीन्स कहने का यहाँ पर मत आ रहा है कि जो आपकी इनकम है वो क्या होनी चाहिए? आपकी भले फिक्स्ड हो या इरेगुलर हो या लमसम हो, ठीक है ना, या एक मुझ जिसको बोलते हैं अपन, अगर वो प्राप्त हो रही है तो वो क्या मानी जाएगी? आपकी इनकम मानी जाएगी। ओके, नाउ बट बात करते हैं हम इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। ऐसी आय जो अन्य पक्ष से प्राप्त होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक क्लब है, क्लब में अगर जो चंदा आता है, अगर मेंबर के अलावा कोई व्यक्ति उसमें डोनेशन देता है तो वो चंदा या डोनेशंस इनकम की डेफिनेशन में आएगा। बट अगर उसके मेंबर्स के द्वारा अगर कोई कंट्रीब्यूशन या चंदा दिया जाता है तो वो चंदा जो है वो इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, ना ये भी एक इसका फीचर्स हुआ। पर्सनल गिफ्ट, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत उपहार। व्यक्तिगत भेंट उपहार आय की परिभाषा में नहीं आते हैं, लेकिन ये भेंट या उपहार पारस्परिक प्रेम या स्नेह के कारण प्राप्त होने चाहिए। जैसे एक पिता अपने पुत्र को उसकी शादी के उपलक्ष्य में अगर कोई उपहार देता है, ठीक है ना, तो वो पर्सनल गिफ्ट होगा, ये इनकम की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा। परंतु अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा रिश्ते नातेदार शादी के अलावा अगर कोई फंक्शंस हो रहा है और उसमें अगर वो कोई गिफ्ट देते हैं या उपहार देते हैं और उपहार की कीमत 50,000 से अगर ज़्यादा होती है, मोर देन 50,000, तो 50,000 रुपये तक तो टैक्स फ्री होगा, बट मोर देन 50,000 क्या होगा? टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसकी शादी के अलावा कोई फंक्शन हुआ,
मान लीजिए उसके बर्थडे पार्टी थी, बर्थडे पार्टी के अंदर उसको जो गिफ्ट मिला वो मिला 70,000, तो यहाँ पर 50,000 तक एग्जाम्प्ट रहेगा, बट 20,000 क्या हो जाएगा उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द टाइटल। बिल्कुल, संपत्ति पर स्वामित्व का विवाद। अगर कोई संपत्ति डिस्प्यूटेड है, एक मकान है, ठीक है ना, और दो भाई हैं अजय और विजय। अजय उस मकान में रह रहा है और अजय को अगर उस मकान में रह रहा है और अगर उससे उस मकान से कोई इनकम होती है तो वो अजय की आय मानी जाएगी, ठीक है, और वो इनकम का एक हिस्सा होगी। पर अगर विजय जो उस मकान में रह रहा है और जो उस मकान से इनकम हो रही है तो वो इनकम विजय की इनकम में शामिल नहीं की जाएगी, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के होल्डिंग में वो असेट्स रहेगी उससे अगर रिलेटेड कोई इनकम जनरेट होगी तो किसकी मानी जाएगी, उस पर्टिकुलर पर्सन की मानी जाएगी जिसने उसको होल्ड कर रखा है। नाउ सेविंग इज़ नॉट अ इनकम। बिल्कुल भाई, बचत आय नहीं होती है। यदि परिवार के किसी सदस्य को घर खर्च के लिए कोई राशि दी जाती है और वो उस राशि में से अगर कुछ बचा लेता है तो वो उसकी आय नहीं मानी जाएगी, वो बचत मानी जाएगी। परंतु अगर यहाँ जब बात करते हैं हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाली, तो ऐसी कंडीशन में अगर एम्प्लॉयर से जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसमें से अगर कोई सेविंग करता है तो उसकी इनकम मानी जाएगी। ओके, ये थे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।